तो हमको क्या चाहिए, इफिशियंसी मैक्सिमम होनी चाहिए भैया। इफिशियंसी कैसे मैक्सिमम मिलेगी? यस, इफिशियंसी, एक सेकंड, यस, इफिशियंसी कैसे मैक्सिमम मिलेगी? हमने बोला वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट ज्यादा होना चाहिए ना। इसको मैं क्या एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एच माइनस, सॉरी, डब्ल्यू अपॉन क्यू एच, ऐसा है। वेरी गुड। वर्क क्या होता है गाइस? व्हाट इज वर्क? वर्क इज नथिंग बट QH minus QC. QH माइनस QC। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू QH माइनस QC अपॉन QH इनटू 100। आप इसको Q1 Q2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं। अब अगर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो एक बंदा आया, कैरनॉट, CARNOT, उसने बोला कि मैं जो बोल रहा हूं आप लोग वो फॉलो करोगे तो आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा, है ना। कैरनॉट्स इंजन। तो इसने एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस बताया कि बोला कि इस प्रोसेस को अगर आप लोग मैच कर लो, इस प्रोसेस को अगर आप लोग मैच कर लो तो आपको एक परफेक्ट इफिशियंसी वाला, देखो 100% इफिशियंसी तो मिलना नहीं है, लेकिन बोला मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा इफ यू यूज माय हीट इंजन। अगर मैं जैसे बोलूं वैसे वैसे आप करो तो आपका हीट इंजन मैक्सिमम इफिशिएंट होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला एक इंजन डिजाइन करो आप लोग, ऐसा इंजन डिजाइन करना है आपको जहां पर द प्रोसेस हैज टू बी रिवर्सिबल, है ना। ऐसा इंजन डिजाइन करना है कि प्रोसेस मोस्ट इफिशिएंट कंडीशन फॉर मोस्ट इफिशिएंट इंजन, यस, कि जो आपका पूरा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, यस। लेकिन उसके पहले रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए और कुछ स्टेप्स अभी हम डिस्कस करेंगे, फोर स्टेप्स ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक का फोर स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा होना चाहिए। और पहले उसका ग्राफ बता देता हूं मैं फोर स्टेप्स का, फिर उसके बाद में हम फोर स्टेप्स डिस्कस करेंगे, ओके। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, फोर स्टेप्स क्या होने चाहिए। स्टेप नंबर 1, आपका जो ग्राफ बनेगा पीवी का, यस, आपका जो पीवी का ग्राफ बनेगा, आप जहां से प्रोसेस चालू करोगे वहां पे आपको रिटर्न आना पड़ेगा। तो मान लो मैं ए से प्रोसेस चालू कर रहा हूं, द फर्स्ट प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप शुड बी आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये देखो, द फर्स्ट स्टेप बच्चों शुड बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, यस। क्या ये एक्सपांशन हुआ? हाँ, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2, वॉल्यूम बढ़ाना, यस। तो ए से बी शुड बी आइसोथर्मल एक्सपांशन। जो भी गैस है बच्चों वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांड होना चाहिए, यस। जो भी गैस है, ये देखो याद करो पिस्टन था ना हमारे पास, ये ऐसा कुछ डायग्राम बताया था मैंने, यस। ये पिस्टन है, इसको हमारा एक व्हील कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर कोई गैस है, इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांशन होना चाहिए। आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 0। प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 2 होना चाहिए, ये किसका कर्व है गाइस, कम ऑन, ये किसका कर्व है? Adiabatic. Adiabatic. एडियाबैटिक क्या? यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन, यस। देखो एक्सपांड हो रहा है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा, एडियाबैटिक एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है। पहले एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन हो, सब समझेगा धीरे धीरे, जस्ट वेट कर, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन हो जाए, फिर उसके बाद में जब यहां पर पहुंचोगे तो बच्चों ये किसका कर्व है? यस, ये किसका कर्व है? व्हाट डू यू थिंक, ये किसका कर्व है? Isothermal contraction. आइसोथर्मल कंप्रेशन या आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए,
आइसोथर्मल कंप्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओ ऐसे, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओ। ये किसका ग्राफ है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस अगर आप बैक टू बैक फॉलो करो एक साइकिल में, 1 साइकिल शुड गिव मी 4 प्रोसेसेस। पहले प्रोसेस को मैं बोलूंगा स्ट्रोक 1, ध्यान दो, स्ट्रोक 1। स्ट्रोक 1 क्या होगा? आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन होना चाहिए गैस का। कैसे होगा, क्या होता है, कैसा डिजाइन, सब सीखेंगे अभी। फिर स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 2 मेरा होना चाहिए एडियाबैटिक एक्सपांशन अगेन। फिर स्ट्रोक 3 मेरा होना चाहिए आइसोथर्मल कंप्रेशन, यस। और फिर स्ट्रोक 4 मेरा हो, एक ही साइकिल में जहां से शुरू किया वहां पे वापस आए, तो पहला तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, वेरी गुड। और ये होना चाहिए एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह का अगर प्रोसेस आप डिजाइन करते हो परफेक्टली, हम परफेक्टली आइसोथर्मल, परफेक्टली एडियाबैटिक वगैरह वगैरह, तो आपको ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी मिल जाएगा, या नहीं मिलता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, यस। और एक्चुअली ट्रू भी है, ठीक है। एंड दिस इज एन आइडियल हाइपोथेटिकल इंजन, ठीक है। ऐसा इंजन ना ही बना है आज तक, ना ही बनेगा कभी, क्योंकि एक तो आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है ना। मान लो इसके अंदर हम आइडियल गैस लेंगे तो आइडियल गैस तो होता ही नहीं है, आइडियल है वो, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, यस, वेरी गुड। तो आइडियल गैस नहीं मिल सकता, प्लस परफेक्टली ऐसे सिचुएशंस मिलना भी डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं लॉस तो होना ही होना है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं मिल सकता, यस। लेकिन अगर ऐसा हम कर दे, दिस ग्राफ इज सुपर इंपॉर्टेंट, है ना, सुपर इंपॉर्टेंट। कार्नोट इंजन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो उसने जो जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस हम थोड़ा फॉलो करते हैं, एक एक चीज, और देखते हैं कि उसमें वर्क डन वगैरह वगैरह कितना रहेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो क्या क्या हो सकता है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के विल डिस्कस। बट यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछोगे, कम ऑन गाइस, एनीवन, एनीबॉडी, 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 छोटा मोटा कुछ भी है, छोटा मोटा कुछ भी है तो पक्का पक्का पक्का, नो सर। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी तो सेकंड लॉ पढ़ा ही नहीं है हमने, क्योंकि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट समझेगा नहीं एकदम ऐसे, है ना। चल कार्नोट इंजन को डिजाइन करते हैं। कार्नोट इंजन को डिजाइन किया जाए। कार्नोट इंजन के पहले कंपोनेंट समझते हैं। अरे हमने देखे थे ना कंपोनेंट जा, तो कार्नोट इंजन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा सोर्स, यस, जहां से एनर्जी आने वाली है ना। अब सोर्स परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग, यस। क्या कंडक्ट करेगा? हीट, परफेक्टली हीट कंडक्टर होना चाहिए, परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर में T1 बोल देता हूं, ये एक चीज है मेरे पास। मेरे पास दूसरा कंपोनेंट है सिंक, which should also be perfectly conducting। बच्चों ध्यान दो, मेरे पास है सिंक, सेम परफेक्ट कंडक्टर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर इसका मेंटेन करना है मुझे T2। मेरा थर्ड कंपोनेंट में ले लेता हूं एक स्टैंड, यस, एंड दिस स्टैंड इज अ परफेक्टली इंसुलेटिंग बॉडी। एक स्टैंड है जिसके ऊपर मैं सोर्स रख दूंगा, स्टैंड है यार एक, यस, परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। और एक मेरे पास पिस्टन वाला सिस्टम चाहिए ना, कहां लिखे यार, पिस्टन वाला सिस्टम चाहिए, सिलेंडर, यस, सिलेंडर
याद है ना, हमने वो 4 चीजें देखी थी, सोर्स, एक सिंक था, एक सिलेंडर, पिस्टन था। तो ये सिलेंडर और पिस्टन का कॉम्बिनेशन, ये देखो, ये हमारा पिस्टन और यहाँ पे हमारा कोई तो भी एक आइडियल गैस रहेगा, है ना, आइडियल गैस इसमें भर दिया पिस्टन। और इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे डीएम डीएम वेट रहेंगे, बहुत सारे छोटे 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 वेट्स, डीएम 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 डीएम, पता है ना सबको, डीएम मतलब छोटा सा मास, बहुत छोटे छोटे डीएम वेट इस पिस्टन पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हमको चाहिए होगी एक परफेक्ट इंजन डिजाइन करने के लिए। अब मैं स्टेप्स बताता हूँ, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। यस, स्टेप नंबर 1 यहीं पे बता रहा हूँ, कैलकुलेशंस अगले पेज पे कर दूंगा, सब एक साथ मत करो, पहले सिस्टम को पहले मतलब ये समझ लो कि क्या फंडा क्या है, क्या क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं। लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं कि हमने लिया ये सोर्स, है ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया यार मैं तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो बॉटम है, सिलेंडर का जो बॉटम है बच्चों, वो होना चाहिए परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर। और बच्चों इसके जो साइड्स है, ये साइड्स और ये साइड्स होना चाहिए परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर। ओके, बहुत थियरी लग रहा होगा आप लोगों को, बट यार ऐसा समझो एक इंजन डिजाइन हो रहा है प्रॉपरली, एक इंजन जो आपकी कार चलाने वाला है। यस, तो ऐसा इंजन डिजाइन हो रहा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे समझो, कुछ चीजें शायद पीछे से यहाँ कनेक्ट ना हुई हो, जो हो जाएगी। सो जस्ट वेट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम, है ना। स्टेप 1 मैंने लिया ये, और इसके ऊपर मैं हमारा सिलेंडर रख दूंगा, इसके ऊपर मैं मेरा सिलेंडर रख रहा हूं, जो यहाँ पर दोनों भी परफेक्ट कंडक्टर है। बहुत बढ़िया, इसका टेम्परेचर है T1, और इसके ऊपर मैंने डीएम डीएम रखे हुए, छोटे छोटे डीएम, छोटा डीएम, छोटा डीएम, छोटा डीएम, छोटा डीएम, डीएम डीएम डीएम। अब बच्चों यहाँ से यहाँ पे हीट फ्लो होने लगेगी, QH, Q1 हीट बोलता हूँ, Q1 यहाँ से यहाँ धीरे धीरे हीट फ्लो करेगी, और मैं क्या करूंगा ना, मुझे टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। स्टेप 1 इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, स्टेप 1 इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। और बच्चों अगर आपको पिछले सेशन से याद है, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस, है ना, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या है पहले ये तो समझ लो। हम क्या करने वाले हैं, ये जो हीट है ना, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे अंदर का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये डीएम मास हटाएंगे, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, स्लोली 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 स्लोली, धीमे 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 डीएम हटाओ, डीएम हटाओ, डीएम मास को धीरे धीरे हटाओ। तो यार देखो, गैस हीट हो रहा है अंदर का, एक डीएम हटाया, पिस्टन थोड़ा ऊपर, एक डीएम हटाया, पिस्टन थोड़ा ऊपर, कौन हटा रहा है वो टेंशन मत लो, फिलहाल हम हटा, फिलहाल हम हटा, डीएम हटाया, पिस्टन ऊपर, डीएम हटाया, पिस्टन ऊपर, डीएम हटाया, पिस्टन ऊपर। बहुत स्लोली हो रहा है बच्चों, डीएम इतना सा मास है, इतना सा, राइट, तो इतना सा पिस्टन मूव करेगा ऐसे थोड़ा थोड़ा, और धीरे 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 जो हीट सप्लाई हो रही है उससे एक्सपांशन होने वाला है। तो क्या वो आइसोथर्मल रहेगा, हाँ, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हीट सप्लाई हुई ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा, डेल्टा यू 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं उसको, देखो दो चीजें हो सकती है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या तो वर्क डन होगा, या दोनों थोड़ा थोड़ा। हमने बोला इंटरनल एनर्जी को बढ़ने नहीं देना, तो हमने धीरे 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 डीएम लगाना चालू किया। इससे हमारा स्टेप 1 आइसोथर्मल एक्सपांशन हो। कोई दिक्कत भैया किसी को, छोटा मोटा भी है तो प्लीज बताओ यार, कम ऑन गाइस, कम ऑन, एनीवन, एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी। यस सर। पक्का, ग्रेट, यस सर। स्टेप नंबर 2, यार चारों स्टेप तो मेरे यहाँ बैठेंगे, चलो कोई बात। स्टेप 2 एक्सपांशन वाले स्टेप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, गैस का एक्सपांशन होगा, गैस का एक्सपांशन। स्टेप नंबर 2, इसको उठाएंगे और बच्चों हम लोग इसको स्टैंड के ऊपर रख देंगे, स्टैंड के ऊपर रख देंगे। यस, इसको, ये हमारे सिलेंडर,
ये हमारे सिलेंडर। और बच्चों स्टैंड तो है परफेक्ट इंसुलेटर, स्टैंड तो है परफेक्ट इंसुलेटर। देखो ये यहाँ पे हमारा कुछ लिक्विड है यार, लिक्विड गैस जो भी है आपको जो भरना है अंदर भरो। और ये हमारा पिस्टन, यहाँ से हम सारा डीएम डीएम मान लो अभी रहने दो। यस अभी भी है डीएम यहाँ पर है, अभी भी थोड़ा सा डीएम बचा है, बहुत सारा डीएम था, थोड़ा डीएम बचा। और ये परफेक्ट इंसुलेटर है ना, और ये परफेक्ट कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट। अब मुझे बताओ, अब मैं ये डीएम हटाऊंगा धीरे धीरे दोबारा, बच्चों ध्यान दो, ये डीएम धीरे धीरे हटाओ, डीएम हटाओ। यस तो क्या होगा अगर यहाँ पे मैं डीएम हटाना चालू करूं तो क्या होगा, बोलो। यस कमॉन गाइस, कमॉन कमॉन कमॉन। अच्छा हीट फ्लो, यहां से हीट इधर ट्रांसफर होगी क्या, नहीं, नो हीट फ्लो। यस नो हीट फ्लो। क्या होगा, अब क्या होगा, एनीबॉडी, कमॉन गाइस, थिंक थिंक थिंक, सोचोगे तो आएगा, सोचोगे तो समझेगा थोड़ा सा। So just the gas will expand. गैस विल एक्सपांड, बोल रहे गैस विल एक्सपांड। अच्छा गैस कैसे एक्सपांड करेगा, खटाक से क्विकली एक्सपांड करेगा या बहुत धीरे धीरे एक्सपांड करेगा या क्या। अच्छा एक बात, पहली चीज, will there be any heat flow from here to here and here No to sir, here? no heat flow. डेल्टा No, क्यू sir. जीरो, तो डेल्टा क्यू जीरो है क्योंकि नीचे वाला स्टैंड तो इंसुलेटिंग है ना, और भैया ये तो ऑलरेडी इंसुलेटिंग है यहाँ से, है ना, तो ना बाहर सराउंडिंग में हीट जा सकता है ना नीचे स्टैंड पे जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हीट कहीं फ्लो नहीं हो सकता तो डेल्टा क्यू मेरा जीरो हो जाएगा। यस डेल्टा क्यू मेरा जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का या कुछ क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे सिस्टम का कम होगा क्या, हाँ, अरे देखो मैं डीएम हटा रहा हूं ना धीरे धीरे तो एक्सपांड होता जाएगा। यस एक्सपांड हो रहा है ना गैस, अभी देखो मैं इसको हटा रहा हूं तो गैस तो एक्सपांड हो रहा है, हाँ कि नहीं। यस एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हाँ कि नहीं बच्चों, एट द कॉस्ट ऑफ, इसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो देखो पहले तो यहां से हीट ले रहा था मैं जिसके चलते एक्सपांड हो रहा है। यस अभी नीचे से तो कोई हीट आ नहीं रही बट फिर भी एक्सपांड हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यस बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी के चलते एक्सपांड हो रहा है। अगर इंटरनल एनर्जी के चलते एक्सपांड हो रहा है तो क्या ये मेरा एडियाबैटिक एक्सपांशन हो गया, हाँ यस ये हो जाता है मेरा एडियाबैटिक एक्सपांशन। बहुत अच्छा। ये कब तक चलता रहेगा, यस ऐसे कब तक होने दो। अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ओके, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर T1 मेंटेन करना है मुझे सोर्स का। यस ये कब तक चलेगा, टिल द टेम्परेचर बिकम्स T2, T2 टेम्परेचर होने तक चलने दो, T2 टेम्परेचर होने तक चलने दो, T2 टेम्परेचर होने तक चलने दो। और T2 टेम्परेचर कम रहेगा, हाँ कि नहीं बच्चों, T2 टेम्परेचर कम रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, हीट तो बंद हो गया, एक्सपांड हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी के चलते इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब टेम्परेचर कम होगा। हाँ कोई दिक्कत स्टेप 2 में, किसी को कोई दिक्कत छोटा मोटा कुछ भी, नो सर। यस ओके, नो सर। स्टेप 3 पे Yes, जाओ, sir. स्टेप नंबर 3। अच्छा हर स्टेप एक स्ट्रोक है, हाँ हर स्टेप एक स्ट्रोक है। तो स्टेप नंबर 3, अब इस सिलेंडर को उठा करके मैं ऐसे ही रहने दूंगा, वैसे एज इट इज रखेंगे इसको स्टैंड के ऊपर, है ना, स्टैंड के ऊपर रहने देते हैं। लेकिन इस बार जो वेट्स मैंने उठाए हैं वो मैं धीरे धीरे डालूंगा, डीएम डीएम धीरे धीरे, डीएम धीरे 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 वेट डालूंगा। इसका टेम्परेचर कितना है अभी, T2, इसका टेम्परेचर T2 है, हाँ कि नहीं, अरे स्टैंड का नहीं, स्टैंड तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक, इधर कुछ टेंशन, इधर कुछ टेंशन नहीं। अब देखो गैस कंप्रेस होने वाला है, देखो यस कंप्रेस होगा, डीएम डालो, है ना, छोटा छोटा डीएम डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो गैस कंप्रेस 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 हो जाएगा।
क्या चेंज इन टेम्परेचर होगा? बच्चों ये कंडक्टिंग है, लेकिन ये इसके ऊपर रखा है, और ये तो सब तरफ से आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, तो यहाँ से कोई हीट बाहर नहीं जाएगी। यस, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा क्या? नहीं होगा। नो चेंज इन टेम्परेचर पॉसिबल, नो चेंज इन टेम्परेचर इज पॉसिबल। हाँ, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर पॉसिबल, क्योंकि कहीं से टेम्परेचर अंदर बाहर करने का तो रास्ता नहीं है। और बच्चों कंप्रेशन हो रहा है, और धीरे धीरे डालना है, डालो स्लोली, है ना, स्लोली वेट को रखते जाओगे तो कंप्रेशन होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। दिस इज माय आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट है। दिस इज माय स्टेप नंबर 3, स्ट्रोक 3, करेक्ट। और आखिरी में स्टेप नंबर 4, बताओ लॉजिकली स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा बच्चों? लॉजिकली स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? कम ऑन, लॉजिकली स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? इसको उठाओ, यस, और हमारे किस पे रखेंगे? इसको उठा करके, कम ऑन गाइस, इसको उठा करके किस पे रखेंगे? सोर्स पे रखेंगे, पक्का? पक्का। तो स्टैंड का क्या काम है? अगर मैं इसको सोर्स, सिंक का क्या काम है और कहां पर? सिंक का काम कहां है और क्या है? सिंक का काम कहां है और क्या है? यस, तो क्या मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया? सिंक लगाना चाहिए था ना यहाँ पर। यस, स्टेप 3 में गड़बड़ हो गई ना बच्चों, आई एम सो सॉरी, मेरी स्टेप 3 में गड़बड़ हो गई, यहाँ स्टैंड आया। अच्छा देख, कोई भी टेंशन नहीं है, बता दो स्टैंड का टेम्परेचर। अच्छा देखो, यहां पर हमने कब तक एक्सपांशन किया? जब तक टेम्परेचर T2 ना हो जाए, जब तक टेम्परेचर T2 ना हो जाए। सोर्स का टेम्परेचर मैं T1 पे मेंटेन करूंगा, और सिंक का टेम्परेचर मैं T2 पे मेंटेन करूंगा। यस, और यहां पर बच्चों में सिंक रखूंगा, सिंक। यस, यहां पर मैं सिंक रखूंगा जिसका टेम्परेचर T2 है। एंड दिस इज परफेक्ट कंडक्टर, दिस इज परफेक्ट कंडक्टर, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं है मुझे, कोई टेंशन नहीं है मुझे कोई भी, है ना। यस, इसके ऊपर रखा हमने उसको, कोई टेंशन नहीं है, T2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यस, कंप्रेशन होते जाएगा, हीट फ्लो होगा। अरे स्टैंड रख देता तो हीट फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो करवाना है हमको, तो हीट फ्लो होना चाहिए अंटिल T2 टेम्परेचर हैज रीच्ड। तो ये कंप्रेशन हो गया आइसोथर्मल। यस, आइसोथर्मल कंप्रेशन। यस, अब हीट कहां फ्लो हो गया? सिंक के अंदर। हीट कहां फ्लो हो गया? सिंक के अंदर हीट फ्लो। टेंशन मत लो, सब समझेगा और आगे। और लास्ट में इसको उठा करके दोबारा स्टैंड पे रख दो। यस, और डीएम वेट्स डालो, थोड़ा ज्यादा डीएम वेट्स डालो, फटाक से कंप्रेशन होना चाहिए। जो कंप्रेशन आपका होगा वो खटाक से कंप्रेशन होना चाहिए, राइट। तो वंस अगेन सिमिलर वे में, है ना, ये स्टैंड तो है मेरा पूरा के पूरा इंसुलेटर, यस, और ये है मेरा कंडक्टिंग, तो हीट फ्लो यहां से यहां नहीं होने वाला। अगेन डेल्टा क्यू विल बी 0, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक। चल, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? छोटा मोटा कुछ भी है तो बताओ यार, कम ऑन बताओ, कुछ भी छोटा डाउट है तो बताओ। हाँ सर, स्टेप 3 में टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट फ्लो क्यों हो रहा है? हीट फ्लो तो वैसे भी होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये 50 डिग्री पे है, ये 50 डिग्री है, हीट की प्रॉपर्टी है फ्लो करना। यस, वो इसमें से इसमें हीट फ्लो तो होते ही रहेगा, ठीक है, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें हीट फ्लो चलते रहेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो रहेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो रहेगा। भैया मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ सिर्फ, वो इंपॉर्टेंट है। यस, दो बॉडीज को टच करके रख दो, इक्वल हीट फ्लो होते रहेगा उनके अंदर। मान लो आपके आसपास सब कुछ इक्विलिब्रियम में, तो क्या एक दूसरे में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है? हो रहा है। यस, इक्वल हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो हीट फ्लो तो होने वाला है। और कोई डाउट?
यस गाइस, कम ऑन, नो सर। पक्का? ओके, तो आपने सिंक पे रख दिया, आखिरी में स्टैंड पे रख दिया। अब क्या मेरा ग्राफ हमने जैसे बनाया था वैसे हो जाएगा? ये पॉइंट ए, यहाँ आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर ऐसा आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, और बच्चों फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फिर से कॉम्प्रेशन, है ना? इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। अब इस प्रोसेस के होने से क्या होगा? कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी, जो कुछ हमको चाहिए। यस, आ जाओ। ओके, पूरा ध्यान दो यहां पर। स्टेप 1, ग्राफ बना दूं क्या साइड में? यहाँ ग्राफ बना दो। अच्छा, याद करो तो जरा, हमने इस सेशन का स्टार्टिंग कहां से किया था? एक क्वेश्चन से किया था, करेक्ट? वैसे टाइप का एक ग्राफ यहां बनाता हूं मैं वापस। ये मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इसका प्रेशर P1, V1 एंड T1, ठीक है? फिर यहां से यहां हुआ आइसोथर्मल एक्सपांशन, यस, तो यहां पे प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, और टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? हाउ मच टेम्परेचर? T0 सर सेम होगा। अरे T1 होगा ना, T0 किधर है? ये 1 है, वो डॉट आ गया उधर, 1 लिया है मैंने, 1, राइट? तो सेम टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। फिर यहां से यहां आए, वेरी गुड, बताओ प्रेशर कितना होगा? P3 होगा, ये V3 होगा, और टेम्परेचर अब चेंज होने वाला है, यस, और ये हो जाएगा T2। वेरी गुड, अब यहां से यहां आ जाओ। जब यहां से यहां आओगे तो फिर से क्या क्या चेंज हो रहा है भैया, बताओ तो? ये P4, ये V4, और टेम्परेचर तो अभी भी T2। T2 है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और अब यहां से यहां, तो इस तरह का हमारा साइकिल बनता है, ठीक है? चलो आ जाओ, प्रोसेस नंबर, अच्छा ए बी सी डी, आ जाओ। ए से लेकर के बी तक जाते हैं, बताओ चेंज इन टेम्परेचर 0, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा U तो 0 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू W, है ना? नाउ टेल मी बच्चों, हाउ मच इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? अगर पढ़ के आए हो तो क्या फॉर्मूला याद है? Come on guys, क्या आपको फॉर्मूला याद है? भूल गए? सर nRT log V2 by V1। nRT nRT log V2 by V1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एक्सपांशन 1, यस, तो nRT log V2 by V1, टेम्परेचर कितना है? 1 T1, तो मैं इसको लिख देता हूँ nRT1 V2 by V1। कोई दिक्कत, कोई वरी? ये हो गया मेरा स्टेप 1। आ जाओ, बी से सी जाते हैं, बी से सी जाते हैं। जब बी से सी जाओगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है ना? बहुत अच्छे, तो बताओ वर्क डन कितना रहेगा? व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस? एनीवन, किसी को याद है? Negative change in internal energy। एनआर, हाँ लेकिन फॉर्मूला याद है क्या? T2 minus T1 T2 minus T1 माइनस T1 अपॉन 1 minus gamma। 1 minus gamma। minus gamma। याद है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया इसका वर्क डन। आ जाओ स्टेप नंबर 3, सी से डी जा रहा है, तो सी से डी में फिर से डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा? nRT2 log, बताओ V3 by V2। V4, अरे V2 कैसे? हम कहां से कहां जा रहे हैं? Yes sir। V4 by V3। V4 by V3, अरे यहाँ जा रहे हैं ना, C से D में जा रहे हैं, तो V4 by V3, और फिर D से A में जा रहे हैं, तो D से A में अगेन व्हाट विल बी द वर्क डन? nR, बोलो गाइस वंस अगेन, T1 minus T2 1 minus gamma। T1 minus T2 होगा इस बारी, ग्रेट, सो T1 minus T2 अपॉन 1 minus gamma। minus gamma। This is my overall cycle। देखो पहले क्वेश्चन में भी हमने ये किया, we calculated the change in internal energy, net work done, वगैरह 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 वगैरह। यस,
चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा ध्यान देना यार, ये वर्क डन और ये वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन थोड़ा सा तो बनता है ना यार सॉल्व करना, हाँ कि नहीं, बोलो। ये वर्क डन बी से सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे बोलो भाई, एनीबॉडी? Positive. Positive. इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. तो ये वर्क डन तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपांशन हुआ ना, एक्सपांशन हुआ ना, वेरी। एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, नोट T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ये भी नोट करके रखो भैया जरा, बहुत अच्छा। हाँ नेक्स्ट, और बताओ, ये वर्क डन, टेक दिस वर्क डन, डी से ए, डी से ए जाने का जो प्रोसेस है, वैसे तो कंप्रेशन हुआ है ना, तो कंप्रेशन होने की वजह से ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? एनीबॉडी? यस नो? देखो तो जरा, कोई दिक्कत होगी क्या मैग्नीट्यूड में? nr t2 No, minus sir. t1 upon this, nr t1 minus t2 upon this, और दोनों, या अगर ऐसे देखोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों का वर्क डन तो कैंसिल आउट होने वाला है। नेट वर्क डन मेरा कितना आ रहा है? नेट वर्क डन मेरा कितना है? सर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, करेक्ट? हाँ बराबर। सर पर उस प्रोसेस में मैंने कुछ गलत T1 बोला इज क्या? ग्रेटर देन, सर T1 इज आल्सो ग्रेटर देन T2 ना, तो फिर ओवरऑल तो नेगेटिव होगा ना। अरे वही देखो 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 देखो, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ये A से B, B से C, ठीक है, ये एक्सपांशन के लिए यार आप मैग्नीट्यूड ले लो उसका, टेम्परेचर्स का मैग्नीट्यूड आप देखो ना, टेम्परेचर T2 माइनस T1 हम क्या लिखते हैं? डेल्टा T। यस, तो नेगेटिव टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग द चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, हम लोग ले रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, आप सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे ज्यादा ध्यान दो, ऐसा मुझे लगता है। यस, चेंज इन टेम्परेचर पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको T1 माइनस क्या पर, ठीक है। अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? अगर मैं इसको T1 माइनस T2 लिख दूं, चलेगा? कोई दिक्कत? एवरीबॉडी यस सर। पक्का? और इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्या फिर? यस? नहीं, इसको ऐसे रहे, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? चेंज करके कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? परफेक्ट। T1 माइनस T2 और ये T2 माइनस, वैसे तो चेंज नहीं करना चाहिए था हमने, बट ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यस। ये है मेरा वर्क 1, इसको वर्क 1 बोल देता हूँ, इसको वर्क 2 बोल देता हूँ, इसको वर्क 3 बोल देता हूँ, इसको वर्क 4। यस, वर्क 2 इज नेगेटिव ऑफ वर्क 1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वर्क 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क 4, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मेरा नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन 1 प्लस वर्क डन। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। nRT1 इधर से प्लस nRT1 log of V2 by V1 प्लस nRT2 log V4 by V3। कैसे सॉल्व करें यार अब इसको, है ना? कैसे सॉल्व किया जाए इसको बताओ। हमको क्या चाहिए? पूरे इसका टारगेट क्या है? हमारा पूरे एक्सपेरिमेंट का टारगेट है एफिशिएंसी कैलकुलेट। बच्चों, व्हाट इज माय एफिशिएंसी? नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय यस हीट इनपुट। हाँ कि नहीं? तो बताओ मुझे, हीट इनपुट कितना है और नेट वर्क आउटपुट। यहां पर भी डेल्टा क्यू इज माय 0, यहां पर भी डेल्टा क्यू मेरा 0 है। चलो सेम प्रोसेस, एक काम कर लो जल्दी से, छोटा सा काम ये है कि हमारा ये वाला चीज क्विकली रिकैप कर लो, और फिर हम लोग ये वाला चीज क्विकली रिकैप कर लो और फिर आगे बढ़ो। देखो तो जरा, डिफरेंस समझना है दोनों में, दोनों का डिफरेंस समझना है, पहले इसको रिकैप कर लो।
हो गया क्या? Yes, sir. हो गया? चल Yes, sir. ओके, तो आ जाओ हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. यू टेल मी हाउ मच इज द नेट वर्क इनपुट W1 सॉरी वर्क आउटपुट W1 प्लस W3 और हीट इनपुट बताओ बच्चों. ये रहेगा प्लस Q1 जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको, और यहां से थोड़ा सा हीट ले लेगा वो. सी सेकंड वाला आइसोथर्मल एक्सपांशन आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए हमने कोई हीट सप्लाई किया क्या? नहीं. आर वी सप्लाइंग द हीट? नहीं. इंटरनल एनर्जी को वो हीट यूज कर रहे हैं, खुद की इंटरनल एनर्जी को हीट बना करके यूज कर रहे हैं. यस, Q इज इक्वल टू यस डेल्टा U. करेक्ट. हमने तो कुछ सप्लाई नहीं किया. सॉरी, Q इज इक्वल टू W. वर्क डन करेगा ना. Q इज इक्वल टू W. डेल्टा T तो जीरो है. डेल्टा T जीरो है तो खुद की हीट यूज करके वर्क डन करेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा तो Q नेगेटिव में चला जाएगा. बहुत अच्छा. तो इनपुट हीट चाहिए हमको इफिशिएंसी के लिए. इनपुट हीट तो सिर्फ ये थी जब हमने उसको सोर्स के ऊपर रखा था. इनपुट हीट तो ये थी जब हमने उसको सोर्स के ऊपर रखा था, तो डिवाइडेड बाय Q1. और बच्चों Q1 इज नथिंग बट W. Q1 इज नथिंग बट W. तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे इफिशिएंसी का. Efficiency is equal to W1 plus W3 upon Q1. बोलो nRT1 into log of V2 by V1 plus nRT2 into log of बोलो क्या है यार, log of V4 by V3 divided by, tell me what is Q1? Q1 is equal to W nRT1 into V2 by V1. यस, अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना है. log V2 by V1. nr क्या हुआ? सर nRT1 log V2 by V1 है. हाँ log, अच्छा log रह गया. क्या हो गया? I'm so sorry. nRT1 log V2 by V1 है ना. तो यहाँ से nr, यहाँ से nr और यहाँ से nr गायब. nr कट गया. अभी कैसे सॉल्व करें इसको आगे? एनीबॉडी क्या किया जाए? क्या शराब. सो यहाँ हो जाएगा T1 अपॉन log of V2 by V1 डिवाइडेड बाय T1 अपॉन log of V2 by V1. सही बात. वेरी गुड. और दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं, है ना. ये डिनोमिनेटर पहले टर्म को भी दे दिया, ये डिनोमिनेटर दूसरे टर्म को भी दे दिया. तो प्लस T2 log V4 upon V3 divided by T1 log V2 upon V1. This is equal to, ये पूरा कट जाएगा 1 प्लस, ध्यान दो 1 प्लस T2 by T1 into log of V4 by V3 upon log of V2 by V1. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 minus T2 by T1. 1 minus T2 by T1. So efficiency is this. अब आप बोलोगे कैसे, वो मैं बता रहा हूं, फिलहाल आंसर लिख लो, है ना. This is 1 minus T2 by T1. ठीक है. अब ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? दोनों ये कटेगा, एक दूसरे से कटेगा और -1 आ जाएगा. दिस इनटू -1. अब ये कैसे? ये आप पिछले लेक्चर से क्या करें. देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना है. मुझे V का रिलेशनशिप चाहिए. V का रिलेशनशिप. यस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये रिलेशन था हमारा. यस, ये छोड़ दो. अगर आपको याद है बच्चों तो T into V raised to gamma minus 1 is constant. क्या हमने ऐसा बोला था? So T was proportional to V raised to gamma minus 1. बच्चों रिवाइज करके आए होंगे तो इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे. सही बात है कि नहीं है? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अब पॉइंट बी से सी जाते हैं. पॉइंट बी
से पॉइंट सी, पॉइंट बी से सी में। ओके, सो ये जो हमारा कर्व है ए से बी और बच्चों बी से सी, तो बी से सी में आपको ये वाला रिलेशनशिप लगाना है। बताओ यहाँ पे टेम्परेचर ये कितना है, T2 T1 एंड V2। भाई चांस गड़बड़ ले लो तो बता देना, हाँ जरा फोकस कर। सो T2 V2। सर पर इसके लिए प्रेशर भी कांस्टेंट चाहिए ना? अरे मैडम ऐसा किसने बोला, हमने तो बोला ही नहीं था, हमने तो प्रेशर टर्म को हटाया था। और ये रूल कब एप्लीकेबल है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। रिवीजन करो बच्चों, बहुत सारा रिवीजन करो। लास्ट टाइम भी आपको मैंने यही बताया, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ना P ना V ना T। यस, और इसको डिराइव कैसे किया था, P को V के टर्म्स में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तब जाके P को हटा दो, P कांस्टेंट नहीं है, P कांस्टेंट नहीं है। यस सर। P2 V2 T1 P3 V3 T2, तो यहाँ पर है P3 V3 P3 V3 P3 V3। इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये रूल आप अप्लाई करो, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर T2 by T1 is equal to V2 by V1 raised to gamma minus 1। क्या सही बात है? एवरीबॉडी गो थ्रू कर लो भैया, गो थ्रू कर लो, एवरीबॉडी गो थ्रू कर लो। श्योर? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, Yes, sir. तो T2 by T1 is V2 by V1 raised to gamma minus 1। एवरीबॉडी कंप्लीट। Yes, sir. दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस ले लो, दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस यहां से यहां जा रहा है, C से D पे, C से D, यहां लिखता है, यहां जगह नहीं है, इधर लिख लो। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस यहां से यहां जा रहा है, तो C पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, C पे है P4, अच्छा BC DA, D से A पे जाना, D से A पे। सेकेंड एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली एडियाबैटिक पे मैं ये लगा सकता हूं। यस, चल तो यहां पर है मेरे पास, देखो P4 V4 T2 मेरे पास है, P4 V4 T2, और यहां पर है P1 V1 T1। यहां पे भी लगा दो, तो यहां पे वो लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो तो जरा, T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्या बोल सकता हूं मैं, क्या मैं बोल सकता हूं T2, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये मुझे मिलेगा V2। बच्चों अरे आप लोग बोलते भी नहीं है, ये तो V2 V1 ठीक है, इसका V3 है ना, दिस इज V3 करेक्ट। अरे T2, ओके चलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो T2 है, तो T2 तो इधर क्या आएगा, V2, सही बात, और इधर आएगा बच्चों V3। अरे हाँ कि नहीं, देखो जरा बताओ, एवरीबॉडी समझ Yes, में sir, तो वो भी आया? T3 होना चाहिए। यस यहाँ V3 आएगा बराबर। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर लेता हूँ, यस, तो मुझे इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और इसका टेम्परेचर लेता हूँ तो इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो T2 V2 एंड T1 V3 रेज़ टू गामा माइनस 1। सही बात, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर मैंने ये टेम्परेचर लिया तो मुझे V1 वॉल्यूम लेना पड़ेगा ऊपर, और अगर मैं ये टेम्परेचर लेता हूं तो मुझे V4 वॉल्यूम लेना पड़ेगा नीचे, रेज़ टू गामा माइनस 1। अब इसको इक्वेट कर दो, अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो ये हो जाएगा V1 by V4 रेज़ टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 by V3 रेज़ टू गामा माइनस 1। कुछ इस तरह से आ रहा है। यस, अब पावर्स एक्सचेंज कर दो, nth रूट ले लो, nth रूट, तो मैं r माइनस 1th रूट ले लेता हूं, तो r माइनस 1th रूट लिया तो ये और ये गायब। आंखों में क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? यहां से ये Yes, sir. आएगा तो ये हो जाएगा V3 by V4 इज इक्वल टू V2 by V1। तो बच्चों ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने इसको काट दिया, चलेगा?
एवरीबडी, अब नेगेटिव साइन कहां से आ गया? ये नेगेटिव साइन कहां से आया? एनीबडी, ये नेगेटिव साइन कहां से आई? कौन बता रहा है मुझे? अच्छा, पूरा लॉजिक समझ गया? नेगेटिव साइन का छोड़ के प्लीज गो थ्रू करो, शांत Yes, sir. गो थ्रू करो, गो थ्रू इट वंस, गो थ्रू इट वंस, एवरीबॉडी गो थ्रू। क्या मैंने लिखते वक्त कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं ना? नहीं, चल एवरीबॉडी गो थ्रू इट। हमने दोनों को ऐड तो कर दिया, दोनों वर्क डन को ऐड तो कर दिया, लेकिन यार एक वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, हाँ कि नहीं? अरे 1 और 3 में भी कौन सा वर्क डन पॉजिटिव रहेगा? ये वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, एक्सपांशन हो रहा है, और ये वर्क डन नेगेटिव रहेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना उसमें से। दिस इज सम पॉजिटिव वर्क एंड दिस इज सम नेगेटिव वर्क। हमने तो अभी भी ऐड करके ही सब कुछ सॉल्व किया है, हाँ कि नहीं? यस, तो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। यस, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। इस वर्क को इस वर्क से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस वर्क को इस वर्क से एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक में पॉजिटिव वर्क हो रहा है, दूसरे में नेगेटिव वर्क हो रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में आकर के यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। आप अगर चाहो तो स्टार्टिंग से नेट वर्क डन सब्ट्रैक्ट करके काम कर सकते हो। जैसे W1 को मैंने पॉजिटिव वर्क अज्यूम किया क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों वर्क डन तो पॉजिटिव है। अरे मेरे भाई लोग, वर्क डन पॉजिटिव ले लो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या ऐड करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, कैसे भी? या तो आप नेगेटिव लेकर के काम करो, या तो फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? तो जैसे आपका मन वैसे। ये वर्क डन एक्चुअली नेगेटिव रहने वाला है, और ये वर्क डन एक्चुअली पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? W1 प्लस माइनस ऑफ W3 विच इज W1 माइनस W3, ठीक है? हमने लॉजिक सेम रखा कि ऐड करना है, टोटल नेट वर्क डन ऐड किया, अरे बट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, करेक्ट? तो इसीलिए मैंने लास्ट में नेगेटिव चिपका दिया। आप चाहो तो यहीं से नेगेटिव लगा करके काम कर सकते, प्लस माइनस नहीं है, वो आपको समझाने के लिए, ओके? यस, आपके नोट्स में आप सिर्फ एक ही तरीके से काम करना जो भी रहेगा। अब उसने बोला कि कैरनॉट ने बोला कि मैक्सिमम इफिशियंसी किसी भी मशीन का n is equal to 1 minus T2 by T1, where T2 is the sink का temperature and T1 is the source का temperature. एक्चुअल फॉर्मूला याद करो, एक्चुअल फॉर्मूला था 1 minus Q1 by Q, ऐसे था ना? यस, एक्चुअल फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा? नेट वर्क, यस, डिवाइडेड बाय Q1, सही बात, वेरी गुड। व्हाट इज नेट वर्क? Q1 minus Q2 upon Q1, है ना? तो द 1 minus Q2 by Q1, 1 minus Q2 by Q1, ये तो हीट की बात हो गई, ये तो हीट की बात हो गई। अब ये हीट एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना हीट फ्लो हो रहा है, कितना हीट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर्स में मेंटेन कर सकता हूं। ये टेम्परेचर्स आपको ऐसे मेंटेन करने हैं बच्चों कि 1 minus T2 by T1 आ जाए। अगर आपको efficiency 1 चाहिए, if you want efficiency 1, then T2 should be 0 Kelvin. Then T2 should be 0 Kelvin, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। इतना सिंक का टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये है मेरा सोर्स, है ना? ये है मेरा इंजन, यस, और ये है मेरा सिंक, यस, और यहां से वर्क, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, ठीक है? T2 का टेम्परेचर आपको करीब करीब 0 केल्विन रखना, करीब करीब 0 केल्विन रखना पड़ेगा उससे। अच्छा, कार में कूलेंट होता है, राइट? कूलेंट क्या काम करता है? ठंडा करने का काम करता है। जो इंजन के पार्ट्स गर्म हो जाते हैं उसको ठंडा करो, जो इंजन के पार्ट्स गर्म हो जाते हैं उसको ठंडा करो, है ना? दैट इज द मेन रोल ऑफ, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ, क्या बोलते हैं, द कूलेंट, राइट? तो कूलेंट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना चाहिए।
उसका टेम्परेचर जितना कम हो सके वो होना चाहिए। और कैरनॉट इंजन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं, Q2 by Q1 should be equal to T2 by T1। ये हमारे हाथ में है। यस, जो सोर्स है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना मेरे हाथ में है, जो सिंक है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना मेरे हाथ में है, लेकिन जो हीट फ्लोज है उसका रेशो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट, राइट। और वैसे भी ये आइडियल सिस्टम है, तो उन्होंने बोला T2 T1 कूलेंट जो है वो इतना कूल हो जाए कि वहां पे हीट एग्जिस्ट ही ना करे, काइंड ऑफ वहां पर वेस्टेज ना हो, काइंड ऑफ, राइट। So Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. This is the crux of second law. Yes, this is not the crux of second law. This is the crux of Carnot. Carnot's engine. Carnot's engine का ये ultimate crux है, क्योंकि हीट फ्लो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर आप ऐसे मेंटेन करो तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी 1 minus T2 by T1। और भी अभी हीट इंजन को डिस्कस करेंगे हम लोग, बट यहां तक कोई दिक्कत बोलता है कि आप पेट्रोल यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन फ्यूल। नो, आप पेट्रोल यूज करो, डीजल यूज करो, जो करना है यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन यस द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, एंड सिंक का टेम्परेचर। अगर आपको 100% इफिशिएंसी चाहिए, 100% इफिशिएंसी चाहिए, यस, तो T2 शुड बी इक्वल टू 0 केल्विन, है ना। देखो यार, रेशो है, ये रेशो है T2 by T1। T2 0 केल्विन अगर हो जाए तो इफिशिएंसी 1 हो जाएगी। 1 मतलब 100% इफिशिएंसी। बस ये सबसे मेन है सारे न्यूमेरिकल जिस पे बने, है ना। कुछ कहीं आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस का वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क, है ना। ये 3 चीजें आपको 4 चीजें करनी पड़ती है, जो कि बहुत आसान है, ये फॉर्मूलाज बस याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला याद, बाकी कोई भी टेंशन, ठीक है। अब आपकी बुक में और एक थ्योरी टॉपिक है जिसके लिए मैं चाहूंगा फटाफट से आपका ऑल इन वन निकाल, मैं भी लेके आ रहा हूँ ऑल इन वन, एवरीबॉडी निकालो जल्दी से। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो तो क्या बोल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस व्हिच कुड बी रिवर्स्ड इन सच अ वे दैट सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिटर्न एग्जैक्टली टू द इनिशियल पोजीशन। यस, पक्का, एकदम सिंपल। यस, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी, एकदम थ्योरी है बट कॉन्सेप्ट को समझो। देयर मस्ट बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डेसिपेटिव फोर्सेस। अगर आपको सेम जगह पे रिवर्स करना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होना चाहिए। यस एवरीबॉडी, जिनका कैमरा ऑफ है जल्दी ऑन करो। यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, तो वो प्रोसेस रहेगा रिवर्सिबल। यस, द डायरेक्ट एंड रिवर्स प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, धीरे दोनों प्रोसेसेस होना चाहिए। The temperature of the system must not differ appreciably from its surroundings. सराउंडिंग का टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर सेम रहे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। कैसे, देखो, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम केमिस्ट्री। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। आइस है, आइस को मेल्ट करना है, यस, तो आइस क्या करेगा, सिस्टम से हीट एब्सॉर्ब करेगा और मेल्ट हो जाएगा। और अगर उसी को वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है तो सिस्टम को हीट दे देगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अब देखो, आइस का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो वाटर का और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। वाटर का टेम्परेचर 0 हो जाए, सराउंडिंग का -1 डिग्री हो जाए, तो वो सराउंडिंग को हीट दे देगा और वापस कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यस, क्या सबको समझ में आया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, पक्का? यस सर। एग्जांपल्स देखो तो रिवर्सिबल प्रोसेस की जरा। ऑल आइसोथर्मल एडियाबैटिक चेंजेस आर रिवर्सिबल
if performed very slowly. एडियाबैटिक आइसोथर्मल जो भी प्रोसेसेस है ना, हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, वो रिवर्सिबल है if performed very slowly. When a certain amount of heat is absorbed by ice, it melts, है ना, and if the same amount of heat is removed from it, it gets converted into solid again. An extremely slow extension or contraction of a spring without setting up oscillations. Guys, एक spring ले लो. Yes, physical examples दिए हैं. यहाँ spring लो, उसको धीरे 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 stretch करो और धीरे 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 compress करो. Reversible. अगर आप जोर से खींच दोगे तो वो stretch हो जाएगा, extend हो जाएगा. वैसा नहीं होना चाहिए. धीरे धीरे करना है आपको जो भी process है. When a perfectly elastic ball falls from some height, when a perfectly elastic ball, perfectly elastic, falls from some height, वो उतने ही हाइट पे वापस बाउंस करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है तो रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हीट लॉस होता है. यस, वेरी गुड. एंड वेरी स्लो इवेपोरेशन कंडेंसेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये सारी चीजें रिवर्सिबल प्रोसेस. फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल क्या है यार? मान लो have you heard of ice getting evaporated directly without converting into water? सर sublimation. Sublimation होता है. आइस का भी होता है क्या? हाँ, होता है. yes, in very cold countries जहाँ पे snowfall होता है, yes, लोगों के घर पे snowfall होता है और वो स्नो मेल्ट नहीं होता, डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाता है. अब वो वापस आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों पता है ऐसे कम हो? जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए. स्नो का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर अचानक से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो स्नो इवेपोरेट हो जाए. अचानक से एकदम से धूप आ गई तो वो स्नो, एकदम हॉट क्लाइमेट हो गया तो इवेपोरेट हो जाए. सो दैट इज नॉट रिवर्सिबल, दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बहुत फास्ट होते हैं, रिवर्स करने को टाइम ही नहीं मिलता और टेम्परेचर डिफरेंस इतना है कि वो रिवर्स हो नहीं पाएगा. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, आ जाओ नीचे वहीं पे देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस. Processes such as conduction, radiation, radioactive decay are irreversible. Nuclear reactions are irreversible. Nuclear reactions भी irreversible. Radiation is irreversible, है ना? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकल गया, वापस थोड़ी जाने वाला है अंदर, है ना? तो ये सारे irreversible. क्या है conditions? Many processes, yes, two causes. Many processes take the system to non-equilibrium states. Many processes involve dissipative forces. तो जहां dissipative forces होते हैं irreversible. Example देखो, when a steel ball is allowed to fall, बच्चों सारे reversible जो नहीं है, बॉल को ड्रॉप किया, नीचे आगे गिर गया, बाउंस बैक नहीं किया सेम हाइट पे, irreversible, है ना? Yes, sudden and fast stretching of spring, spring को एकदम से स्ट्रेच किया, irreversible. Sudden expansion contraction of rapid vapor, ये देखो कंडेंसेशन, वेपर एकदम से एक्सपांड हो गया. या गैस लीक होता है तो कैसे होता है? गैस लीक होता है तो ऐसे साउंड आके फटाफट लीक हो जाता है ना? और गया वो गैस, इतने बड़े एनवायरनमेंट में वो गैस गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते, है ना? तो जब सराउंडिंग बहुत बड़ा है, यस, और उस गैस को कैप्चर वापस करना इम्पॉसिबल, सो दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. यस, समझ में आ रहा है? Heat transfer between bodies at different temperature is irreversible. देखो यार, फॉर एग्जांपल मान लो, अरे यार यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एक बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस, यस, ये दूसरा बॉडी है 80 डिग्री सेल्सियस. इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, है ना? तो हीट फ्लो होगा इधर से इधर, कब तक होगा? जब तक इनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए. मान लो इनका टेम्परेचर हो गया 60, यस, तब भी क्या हीट फ्लो चालू रहेगा? हाँ, लेकिन क्या ऐसा स्टेट वापस आ सकता है? नो, ऐसा स्टेट वापस नहीं आ सकता जब इसका टेम्परेचर वापस 80 हो जाए और इसका वापस 50. नो, हीट कैन नॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन. और यहां से मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा. हीट कैन नॉट फ्लो इन रिवर्स direction. Yes,
कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट नहीं फ्लो हो सकता। हीट कैनॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन और कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी टू हॉट। अरे हॉट से कोल्ड बॉडी में हीट फ्लो होगी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन होती है रेफ्रिजरेटर एसी में। वो कैसे होती है इसका हम थोड़ा थियरी सीखेंगे, सिर्फ थियरी है, डोंट वरी, है ना। सो हीट कैन नॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। तो वो पॉइंट यही बोल रहा है, पॉइंट क्या बोल रहा था, हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज एट डिफरेंट टेंपरेचर इज इरिवर्सिबल। एक तो डिफरेंट टेंपरेचर पे था, एक बार ही हीट फ्लो हो गई वापस नहीं होने वाली, तो वापस यहाँ से यहाँ जा नहीं सकती। एक बार इधर फ्लो हो जाए इधर नहीं होने वाली, राइट। सो दीज प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो अगर आपको कैरनॉट इंजन डिजाइन करना है तो प्रोसेस होना चाहिए परफेक्टली रिवर्सिबल, वेरी स्लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल होना चाहिए। और ये सारी थी कंडीशंस फॉर डिजाइनिंग ऑफ कैरनॉट इंजन एंड और रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया सबको? थियरी आपको बुक से पढ़ना रहेगा यार एक बार। यस, चलो ग्रेट है ना। अब ये क्या बोल रहा है, हीट कैनॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, हीट रिवर्स डायरेक्शन में कैसे फ्लो करे, है ना। अब अगर आपको लॉ बताया जाए तो लॉ क्या बोलता है, नाउ दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का लॉ नंबर 2 बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम एन हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करके सारी की सारी हीट मैं नहीं यूज कर सकता। Some amount of heat must be exhausted to the cold reservoir, है ना। मतलब कोल्ड रिजर्वायर में वेस्ट होने वाली है, थोड़ी हीट कोल्ड रिजर्वायर में पास होने वाली है। You cannot use all of the heat. Yes, अगर आपको मैक्सिमम हीट यूज करना है प्रैक्टिकली सी सब तो नहीं कर सकते ना। यस, और हमने क्या बोला, आइडियली, यहाँ जाओ, हमने बोला 100% इफिशिएंसी चाहिए तो 0 केल्विन टेम्परेचर कर दो, बट 0 केल्विन टेम्परेचर तो अचीवेबल नहीं है, प्रैक्टिकली सस्टेनेबल नहीं है। अचीवेबल है तो भी सस्टेनेबल नहीं है ना। तो 0 केल्विन तो अचीव नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रैक्टिकली इफिशिएंसी को इंक्रीज करने का तरीका है T1 should be very 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 greater than T2 as much as possible, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कर दो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब सेकंड लॉ तो बहुत सिंपल था। सेकंड लॉ बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट फुल हीट एंड डू कंप्लीट वर्क फ्रॉम इट। नो, सम पार्ट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर्स। दूसरा पॉइंट बोलता है, सेम है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया केल्विन प्लैंक बोलते हैं दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। केल्विन प्लैंक बोलते हैं दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और एक और स्टेटमेंट है, इसको इंडियन स्टेटमेंट, डोंट वरी, देखो सेकंड पॉइंट बोलता है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, 2 अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बोली। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी। It is not possible for heat to flow from a colder body to warmer body without any work having been done to accomplish it. और ये एप्लीकेबल है रेफ्रिजरेटर के लिए। ये वाला जो डेफिनेशन है वो फ्रिज के लिए एप्लीकेबल है ना, एसी के लिए एप्लीकेबल है, और ऊपर वाला जो डेफिनेशन है वो हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल है। हीट इंजन बोलो या फिर और ऑटोमोबाइल के लिए एप्लीकेबल है। इसको इंजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इंजन स्टेटमेंट। कहीं अगर देखे इंजन स्टेटमेंट, अगर आपने आज ये पूरे टॉपिक की पढ़ाई नहीं की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेजरली थ्योरेटिकल है, कोशिश कर रहा हूं कि वो पूरा अच्छे से आपको समझ आए।
मुझे पता है आपके डाउट्स भी क्या क्या है, आपके विजुअलाइजेशन में भी क्या क्या दिक्कत हो रही है, वो कल सब सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना? परफेक्ट, डोंट वरी. It is not possible for heat to flow from colder body to warmer body. Possible नहीं है. But रेफ्रिजरेटर का वर्किंग कैसा होता है देखो. फ्रिज, ध्यान दो, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल ऐसा है भैया. यस, ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा हॉट बॉडी, है ना? मान लो कोई एप्पल है, मान लो कोई एप्पल है. यस, और इस एप्पल को, एप्पल हॉट है, गर्म है, बाजार से लेके आया तो एप्पल इज हॉट. यस, वेरी. और यहाँ पर मेरा सिंक है, यहाँ पर मेरा सिंक है, सिंक मेरा कोल्ड है. वेरी गुड. और हम करते क्या है रेफ्रिजरेटर में, इसको ठंडा करते हैं, मतलब हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है. अरे हाँ कि नहीं, मतलब हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है. यस और नो? हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है. वो बोल रहे हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. अगर उसको पॉसिबल करवाना है तो किसी एक्सटर्नल इंसान को आकर यहां से हीट इधर डालनी पड़ेगी निकाल के. बाय नेचर, नेचुरली ऐसा नहीं हो सकता. नेचर बोलता है, यस, व्हाट डज नेचर से? नेचर जो भी चीज कर रहा है ना, उसमें किसी को वर्क डन करने की जरूरत नहीं है. यस, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाता है नेचुरली. आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर को मिक्स कर दो, हीट ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगी. आप एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को टच कर दो, हॉट से कोल्ड में ऑटोमेटिक जाएगा. लेकिन अगर आपको कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफर करनी है तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. और ये वर्क करता है आपका रेफ्रिजरेटर का इंजन. कंप्रेसर सुना है? अच्छा, कंप्रेसर सुना है क्या? Have you heard compressor? फ्रिज का कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर, वारंटी. Yes, no? Yes, sir. Very good. Yes. तो एक कंप्रेसर होता है. फिर क्या आपने रेफ्रिजरेंट ये वर्ड सुना है? कूलेंट या रेफ्रिजरेंट ये वर्ड? Yes, sir. So, Yes, sir. रेफ्रिजरेंट और ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा अभी हम पढ़ेंगे, है ना? तो एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यहाँ कोई तो मेरा मशीन होना चाहिए. यस, और एक्सटर्नल वर्क करेगा मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं ना मैं, क्यों? ये प्रोसेस करने के लिए, कोल्डर से हॉटर रीजन में ले जाने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी. उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ऑस्मोसिस इज इरिवर्सिबल. यस, ऑस्मोसिस इज इरिवर्सिबल. मतलब मान लो यहाँ पर दो गैसेस है, एक इधर का गैस है, वेरी गुड, एक ये वाला गैस है. आप बीच में का पार्टीशन हटा दो तो क्या ये दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगे? जी हाँ. यस, और क्या ये ऑटोमेटिक बाय नेचर सेपरेट हो सकते हैं? दोबारा नहीं हो सकते. मैं बोलूं बीच में पार्टीशन लगा दो तो भी नहीं. करेक्ट? इसको करने के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो सेकेंड लॉ मेरा बोल रहा है कि it is not possible for heat to flow from colder to hotter warmer body. Some work has to be done to accomplish externally. अब देखो यार फ्रिज कैसे काम करता है, थोड़ा सा फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का वर्किंग बताओ. रेफ्रिजरेटर में दो तीन सेक्शंस लेते हैं हम लोग, कुछ प्रोसेसेस के नाम बताऊंगा. यस, थोड़ा सा ध्यान देना. रेफ्रिजरेटर में दो पार्ट्स लेते हैं. यस, देयर आर टू. ऐसे नहीं करेंगे. ये है इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का इनसाइड. इनसाइड में बच्चों एक पाइप है. अब मैं इसको, चलो, यस, ऐसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे बनाता. एक पाइप है इसके अंदर, ठीक है, और ये कनेक्टेड है बाहर एक पाइप से. रेफ्रिजरेटर के पीछे ऐसा ऐसा एक कॉइल देखा है क्या सब लोगों ने? ऐसा ऐसा कुछ कॉइल Yes, होता है कि नहीं? ग्रेट. Yes, sir. है ना? अब यहाँ पर एक सिस्टम आ जाता है बीच में, कंप्रेसर, है ना? और यहाँ पर एक आ जाता है वॉल्व. और इसके अंदर भरा होता है हमारा कूलेंट. ये पाइप है, पूरा एक पाइप है. पाइप, दिस इज अ एंटायरली अ पाइप, थिन सा पाइप.
उस पाइप के अंदर भरा हुआ है आपका रेफ्रिजरेंट, कूलेंट रेफ्रिजरेंट भरा है। द रेफ्रिजरेंट विच इज फिल्ड इनसाइड दिस, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट भरा है वो है बच्चों लिक्विड एट वेरी हाई प्रेशर, है ना, बहुत हाई प्रेशर पे लिक्विड है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसा होता है, गैस को कंप्रेस कर दिया तो लिक्विड हो गया, गैस को कंप्रेस कर दिया तो लिक्विड हो गया। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगी तो ये गैस, ये लिक्विड इधर की तरफ फ्लो होना चालू होता है इस वॉल के थ्रू। इस वॉल का काम होता है थ्रॉटलिंग, इट इज कॉल्ड एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में दो चीजें हो जाती है। यस, वॉल है ना, यस, अरे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का वॉल ओपन करते हो तो बाहर क्या निकलता है, गैस। यस, अरे वॉल ओपन करोगे प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा तो बाहर गैस निकलेगा। वेरी गुड, तो ये प्रेशर को रिड्यूस करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है और गैस बाहर आता है। तो यहां से बच्चों इधर गैस आएगा, ऐसा एक गैस आएगा एंड कूलेंट है at a very low temperature, at very low temperature, है ना। और ये तो हॉट रीजन है मेरा, ये मेरा हॉट रीजन है। अरे गैस हॉट कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में कैसे क्या फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, राइट। हमको कोई एक पंप चाहिए जो वो काम करेगा, है ना। अरे जमीन के अंदर पानी है, ऑटोमेटिक तो ऊपर नहीं आएगा, हम पंप लगाएंगे वो पंप ऊपर खींचेगा। पंप किस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की। तो वैसा अंदर एक मोटर है, एक पंप है, वो पंप इस कूलेंट को इधर खींचेगा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, लिक्विड एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर यहाँ पे स्टोर किया हुआ, ठीक है। तो पंप उसको इधर खींच रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुआ और यहाँ पे गैस एक्सपांड हो गया, एक्सपांड हो गया गैस। अरे एलपीजी वो नॉब ओपन करोगे तो गैस एक्सपांड हो जाएगा, बहुत अच्छा बच्चों, गैस एक्सपांड हो जाएगा। इसका टेम्परेचर तो अभी भी कम है, इसका टेम्परेचर तो अभी भी कम है और अंदर में जो आपका एप्पल रहेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे जो भी चीजें रहेगी आपकी, यस, उसमें से ये कूलेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो बात समझ में आई। ये कूलेंट पूरे फ्रिज में से जा रहा है, अंदर से गैस है अंदर एक, वो गैस क्या कर रहा है, आपके जितने भी प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर के अंदर उसमें से हीट एब्सॉर्ब कर। ये तो नेचुरल प्रोसेस है भैया, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले जो शुरू में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर लिक्विड फ्लो कर रहे हैं वो अनयूजुअल था, उसके लिए हमको एक पंप की मशीन की जरूरत है। यस, वेरी गुड। फिर यहाँ पर ये गैस फ्लो करता 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 इधर आया, सारे चीजों से हीट एब्जॉर्ब करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया और उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, हाँ कि नहीं, यस, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। यस, अब ये कंप्रेसर क्या करता है, यस, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया। कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस का जो हीट है वो बाहर फेंक देता है रूम में। अरे फ्रिज के आसपास गर्म हो जाता है सब, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट निकाल के वो बाहर फेंक रहा है। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है बच्चों, इट इज थ्रोइंग दिस हीट आउट, इट इज थ्रोइंग दिस हीट आउट, बाहर हीट फेंक रहा है वो कंप्रेसर से निकाल के। यस, और उस गैस को दोबारा कंप्रेस कर रहा है। यस, गैस को कंप्रेस करो, कंप्रेस एट वेरी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, को कंप्रेस, है ना, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो क्या वो दोबारा से अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया, यस, है ना, और फिर से वो इधर जाकर के फ्लो करेगा 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 और सारा प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। यस, तो आपको क्या जरूरत थी, आपको जरूरत थी एक्सटर्नल वर्क की। ये यहाँ पर आपको एक्सटर्नल वर्क करना,
ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस तो अपने आप हो जाएगा। और ये कंप्रेसर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। ये कंप्रेसर खराब हो गया तो फ्रिज खराब हो गया, वारंटी गारंटी सब कंप्रेसर की होती है। यस, तो कंप्रेसर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिज के अंदर का जो हीट आया है, गैस जो हीट लेके आया है, उस हीट को मुझे बाहर फेंकना है रूम में, है ना, और अंदर ताकि कूल हो जाए, और उसको कंप्रेस करके दोबारा से सर्कुलेट करा दो। रेफ्रिजरेटर का वर्किंग क्लियर हुआ क्या भैया सब बच्चों को? एवरीबॉडी? यस Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर कुछ इस तरह से काम करेगा, इस तरह से काम करेगा। यहाँ पर है मेरा सिंक, सिंक से ये यहाँ पर है मेरा इंजन, यस, और यहाँ पर है मेरा सोर्स, और हीट को ऐसे फ्लो कर, ऐसे हीट फ्लो कर रही है। इंजन हीट को ऐसे फ्लो करवा रहा है बच्चों। इंजन, ये इंजन है ना मेरा बीच में, ये इंजन हीट को ऐसे फ्लो कर, यस, एंड दैट वाज रेफ्रिजरेटर। फिर एसी क्या करेगा? एसी भी ऐसे ही कर रहा है, हमारे रूम के अंदर का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो, हमारे रूम के अंदर का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यस, और उसका कंप्रेसर घर के बाहर होता है। अरे वो जो बड़ा डब्बा लगा होता है वो कंप्रेसर है, वो क्या कर रहा है? वो हीट जो कलेक्ट होके उसके पास आई है उसको बाहर फेंक दे रहा है। तो बाहर गर्म और गर्मी कर रहा है, बाहर सराउंडिंग में और गर्मी कर रहा है, और हमारे घर के अंदर ठंडी, है ना। तो मतलब ये पाइप, मान लो बच्चों, ये वाला पाइप एसी के अंदर है, हमारे घर के अंदर ये वाला पाइप है, और उसके साथ साथ एक फैन है, एक फैन है। यस, वो फैन क्या कर रहा है? एयर को सक कर रहा है या एयर को सर्कुलेट कर रहा है। देखो, एयर तो ऑटोमेटिकली उसमें जाएगी, यस, उसमें जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो एयर उसमें गई, यस, उस पाइप में जो गैस है उसने हीट खींच ली उसकी, और ये फैन है, ये फैन उस ठंडे ठंडे एयर को बाहर फेंकता है, कूल एयर, कूल एयर को ये फैन बाहर फेंकेगा, और जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया है, जो कंप्रेसर बाहर है, वो कंप्रेसर, अगर एसी का सर्विसिंग होता है कभी अपने घर में, तो जब ओपनिंग करेंगे उसको पूरा ओपन करके वगैरह, तो अंदर देखो क्या मिलता है ना, कुछ आपको ऐसा कोई कॉइल मिलता है क्या जिसमें से कोई गैस वगैरह जा रहा है। गैस लीक नहीं होना चाहिए, गैस लीक होता है, अगर गैस लीक होने लगा तो गैस मतलब कूलेंट, कूलेंट लीक नहीं होना चाहिए, राइट। तो हर जगह पे प्रॉपर जॉइंट्स होने चाहिए, व्हाटएवर। सो दिस एंटायर इज द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर का जो पंप है, हीट पंप फॉर रेफ्रिजरेटर, उसका ये हो गया सारा वर्किंग। बोलो, क्लियर हुआ? गो थ्रू इट वंस, कोई डाउट है तो पूछो। आ जाओ। क्या बोल रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ हीट इंजन, हीट इंजन, यस, इसको बोलते हैं बीटा, T2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 अपॉन T2 माइनस नहीं, T2 अपॉन T1 माइनस T2, सॉरी, T2 अपॉन T1 माइनस T2। कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताता है कितना अच्छा है वो हीट इंजन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या हीट इंजन कितना अच्छा है, यस, है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आएगा कैसे, बताए नहीं। हाँ, हमने क्या बोला? इफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब इफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब हीट इफिशिएंसी। ये कार्नोट के लिए, कार्नोट इंजन। ओके, हमने क्या बोला? अगर इफिशिएंसी आपको 100% चाहिए भैया, तो T2 should be equal to 0, T2 should be equal to 0, yes, या फिर द टेम्परेचर डिफरेंस, प्रैक्टिकल, यस, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल मशीन के लिए, यस, T1 should be very greater than T2, मतलब T1 minus T2 should be infinite, यस, बहुत होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर दोनों भी केस में ले लूं तो दोनों केस में बच्चों बीटा की वैल्यू होती है 0। अगर बीटा की वैल्यू है 0 तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा है। इफ बीटा इज 0 मतलब मशीन अच्छा है, बीटा 0 मतलब मशीन अच्छा है।
जितना वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना मशीन का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, एज सिंपल एज। यस, तो जो इफिशियंसी बता रहा है वही कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस काइंड ऑफ बता रहा है। यस, वही कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस काइंड ऑफ बता रहा है। और ये रेफ्रिजरेटर के लिए के से डिनोट किया जाता है, या इसको भी बीटा बोल दो तो चलेगा। या आपको बहुत से बुक्स में शायद अगर आप नवनीत देखोगे ना तो आपको ये भी के मिलेगा, के और बीटा, के और बीटा, के और बीटा, बीटा। यस, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला था बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला? जनरल हीट इंजन के लिए इफिशियंसी बताओ। यस, हीट इंजन के लिए इफिशियंसी बताओ। कम ऑन गाइस। यस, वर्क अपॉन Q1। हाँ कि वर्क क्या था? W by Q1। हाँ, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ऐसे था। Q1 माइनस वर्क अपॉन दिस, वर्क अपॉन दिस। तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो बच्चों इनपुट वर्क कौन कर रहा है? कम ऑन टेल मी यार, इनपुट वर्क कौन कर रहा है? रेफ्रिजरेटर के लिए ये फॉर्मूला उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हीट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहां देखो, ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा सिंक, है ना। तो QC से QH की तरफ हीट फ्लो हो रहा है, QC से QH की तरफ हीट फ्लो हो रहा है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसा मेरा इफिशियंसी का फॉर्मूला है। माय इफिशियंसी फॉर रेफ्रिजरेटर इज आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या सब लोग अग्री करते हैं? जल्दी एवरीबॉडी, व्हाट इज माय आउटपुट? Yes, sir. यस, तो यहाँ पर आप के ले लो यार डायरेक्ट, QC, इसको आपने QC बोला था ना, QC अपॉन, उल्टा होता है, उल्टा उल्टा, क्योंकि सब उल्टा चल रहा है ना भैया, सब उल्टा चल रहा है, उल्टा है, ठीक है। इसका उल्टा QC अपॉन वर्क, QC अपॉन वर्क डन, उल्टे। यहां से हम वर्क डन ड्रॉ कर रहे हैं ना, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? QC अपॉन QC माइनस QH, कंप्लीटली उल्टा ऑफ इफिशियंसी। बच्चों इफिशियंसी यहां पर था वर्क अपॉन QH, वर्क क्या है? QH माइनस QC अपॉन QH, इसका पूरा उल्टा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए, क्योंकि प्रोसेस ही पूरा उल्टा है। यस, तो हमारा इनपुट कहां से आ रहा है? इनपुट तो वर्क डन है। इज दिस माय इनपुट? यस बच्चों, दिस इज माय इनपुट। इज दिस माय इनपुट? हाँ। एक्सटर्नली किसको तो आपके वर्क डन करना है, एक्सटर्नली किसी को तो आकर के वर्क डन करना है ना। तो वो मेरा वर्क डन इनपुट हो जाता है, and this becomes my coefficient of performance for refrigerator, है ना। अच्छा, क्या सबको समझ में आया? सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताता है इफिशियंसी। कितना अच्छा है, बुक में था इसलिए दे रहा हूं, अदरवाइज इट इज वन एंड द सेम। इफिशियंसी पता कर लो तो खेल खत्म हो जाए। यस, ग्रेट। So this was the entire chapter.